हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 29 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जो कि हमारे पास ये था कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जो डॉक्टर साइमर के द्वारा बनाई गई थी। तो ये हमारे पास लोगो भाषा थी, हमने डिस्कस किया था। और ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कब बनी थी, तो ये हमारी 1967 में ये भाषा बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था, इसको भी आपने नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन। यहाँ पे बात की है कि आपका ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के डाटा को किसी दूसरे डाटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। या फिर समटाइम यही क्वेश्चन ना घुमा के ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अगर मैं आपको सिंपल, मुझे आपको पेपर सेट करना होगा तो मैं आपको सिंपल यही क्वेश्चन पूछूंगा। पर मैं पूछूंगा ऐसा कौन सा हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक है, सर्किट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लेना। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो क्या काम करता है, जो बेसिकली कन्वर्ट कर देता है हमारे ह्यूमन जो रीडेबल डाटा होता है ना। ह्यूमन जो रीडेबल हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं या फिर डाटा होता है, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मुझे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बाइनरी, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मेरा जो डिजिटल डाटा है मुझे अगर उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे किस टाइप की कॉम्बिनेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मुझे इसकी, उसके लिए मुझे सर इनकोडर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन की वे में भी देखें, या तो हम एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो ह्यूमन रीडेबल डाटा को बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करता है, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा है, कंप्यूटर डाटा को वो क्या करता है, सम अदर कोड सिस्टम में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारे इनकोडर्स होते हैं। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, जब हम किसी भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन को, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम कोडेड इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्यूटर डाटा में। या फिर बाइनरी टू हम क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल कोड में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो हम कन्वर्जन का यूज़ करते हैं, तरीका वो यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है डिकोडर। जस्ट इनकोडर का उल्टा क्या होता है हमारे पास, डिकोडर। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार। बाकी देखिए अलग अलग चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जैसे हम इनकोडर या फिर डिकोडर की जैसे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, एक तरफ आपका इनकोडर आ गया, एक तरफ आपका क्या बन गया, डिकोडर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो आपके पास किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करता है ना। अब देखो सर, आप बोलेंगे कि आप क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पुट किया जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके एन बिट ऑफ डाटा को, एन बिट ऑफ डाटा मतलब डाटा कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड, उसको वो कन्वर्ट कर देता है। और एन बिट हमेशा रखना है किस टाइप का डाटा, एन बिट बाइनरी डाटा, इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, वो कन्वर्ट कर देता है 2 raised to power n आउटपुट लाइंस में। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिकोडर बोल देते हैं। होता क्या है, चलो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस। अब देखो इनकोडर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इनकोडर क्या बोलता है कि आपके पास क्या होंगे, आपके पास मतलब जस्ट सेम रहेगा। आपके पास इनपुट लाइन कितनी है, 2 raised to power n, आपके पास क्या है, यहाँ पे इनपुट लाइंस हैं। जहाँ से आपके पास इनपुट आएगा बाहर से, उस इनपुट को आप कन्वर्ट कर देते हो किस में, सिर्फ और सिर्फ सिंगल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एन बिट ऑफ बाइनरी कोड में। आप जब इसको कन्वर्ट करते हो, या फिर एन बिट ऑफ बाइनरी नहीं लिखोगे यहाँ पे आप, कंप्यूटर का डाटा है तो यहाँ पे लिखोगे डिजिटल कोड या फिर डिजिटल डाटा, है ना। बाइनरी डाटा क्या है, जो हमारे पास 0 1 0 1 0 1 है, मतलब ये एक ऐसा डाटा होता है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली किस में, जो हमारे पास से यूज़र रीडेबल होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ह्यूमन रीडेबल होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ह्यूमन रीडेबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डिकोडर का यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारा ह्यूमन रीडेबल डाटा होता है, इसको जब हम बाइनरी में या फिर डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें इनकोडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट डाटा है, तो काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, इसका मतलब है, इनकोडर का मतलब क्या है, वैसे मान लेते हैं आपने अलग अलग डाटा यहाँ पे भेजा। अब ये सारा डाटा आपका अलग अलग है। इसको क्या किया जाता है, इन सभी डाटा को कोलैब करके एक सिंगल डाटा के तौर पे भेजा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में कि जैसे आप कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे आपने अल्फ़ाबेट ए अपने कीबोर्ड से टाइप किया, आपने अल्फ़ाबेट ए अपने कीबोर्ड से टाइप किया, तो जैसे आपने ए को टाइप किया तो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए बेसिकली जो ए का हमारा जो बाइनरी वैल्यू आती है वो उसमें वो कन्वर्ट कर देता है।
है ना। तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही हमारे पास यहाँ पे बाइनरी वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट होके आपको दिखेगी, ये कंप्यूटर में ये डाटा जाएगा। इस स्टेप को क्या बोला जाता है, इसको इनकोडर हम बोल देते हैं। कि कोई भी बाहर का जो सिस्टम का डाटा है उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट करना, ताकि इन द एंड सिस्टम उसको प्रोसेस कर पाए, ये काम कौन करता है, इनकोडर करता है। जबकि इसका उल्टा डिकोडर, डिकोडर में क्या होता है, मान लेते हैं यही चीज़ है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका आपका रिजल्ट आया है। तो आपका जैसे ए रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे आपको क्या इनपुट लाइन दे रखी है, उस इनपुट लाइन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या की जाती है, एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन जनरेट की जाती हैं। मतलब आपका ए है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे आएगा, कैसे डिस्प्ले होगा, तो वो यहाँ पे बाइनरी के वे में भेजा जाता है। तो दो तरीके होते हैं, किसी चीज़ को इनकोड करना या फिर डिकोड करना। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी हम इनकोडिंग या डिकोडिंग की जैसे बात कर ही रहे हैं, तो एक हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा आता है कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का, जिसका नाम होता है कोडैक। तो कोडैक की फुल फॉर्म यही पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोडैक, या फिर व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कोडैक। तो कोडैक का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को या तो कंप्रेस कर रहे हो या तो डीकम्प्रेस कर रहे हो, या फिर समटाइम इसको हम कोडर डिकोडर भी बोल देते हैं हमारे कोडैक को। तो छोटे छोटे पॉइंट है, बट ये सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इनको भी आपने करना है कॉपी पे नोट, है ना। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हुई हैं, पर अभी के लिए आपको यही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी कोई और चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ डिवाइस डिजाइंड टू रीड इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इनटू अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका एक आईडी कार्ड आ गया, है ना। आप आईडी कार्ड के ऊपर कई बार जो आपके आईडी कार्ड होते हैं वहाँ पे स्ट्रिप लगी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। कई आईडी कार्ड होते हैं जिसमें एक चिप लगी होती है ना। इस चिप को हम RFID के नाम से जानते हैं। RFID चिप हमारे पास लगी होती है ना। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो और वो किस टाइप की सिक्योरिटी अपनी यूज़ करते हैं। अगर आप RFID यूज़ करते हैं तो उन्होंने अपने जो आपका आई कार्ड होगा उसके ऊपर चिप लगाया होगा। अगर वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल यूज़ करते होंगे इस चीज़ को स्कैन करने के लिए, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और किस टाइप का जो एक मैकेनिज्म है वहाँ पे फॉलो किया जाता है आपकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप वहाँ पे हो सकते हैं। तो जो आपका जो आई कार्ड ये होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके आई कार्ड को स्कैन करता है। मान लेते हैं ये आपका डिवाइस आ गया, ये डिवाइस क्या करेगा, आपके आई कार्ड को स्कैन करेगा, ठीक है। आपकी हाजिरी लगाए कि आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो। तो जो ये हाज़िरी लगाना, बाकी आपको मतलब एक तरीके से ये करना कि हाँ आप वैलिड कंपनी के एम्प्लॉय हो कि नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ये सारी चीज़ें चेक करता है, मतलब आपके आई कार्ड को वो चेक करता है। तो इसको हम बोल देते हैं, एज़ पर अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे रखा है, मैग्नेटिक टेप, बैज रीडर, टेप पंचर या फिर कार्ड पंचर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बैज रीडर हम इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी ना किसी बैज को आप रीड कर रहे हो। अगर देखो बैज रीडर ऑप्शन में नहीं दे रखा होता, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा होता, स्मार्ट कार्ड रीडर। तो जो भी ऑप्शन दे रखा होगा, जस्ट आपने समझना है कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। स्मार्ट कार्ड रीडर या फिर बैज रीडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास डिवाइस जो क्या करता है, आपके स्मार्ट कार्ड्स या फिर जो आपके जो एक तरीके से मतलब जो भी सिक्योरिटी के टाइम पे आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आपके कार्ड को स्कैन किया जाता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ या तो बैज रीडर के थ्रू या फिर स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, उसके थ्रू उनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो उसके मतलब अगर आपका वैलिड नहीं होगा तो वहाँ से आपको वो एरर दे देगा, वो बता देगा कि जो ये पर्सन है वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। देन इसके अलावा जैसे हम स्मार्ट कार्ड रीडर की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो जैसे मैंने एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर की बात करी, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे चलो नहीं दे रखा है पर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर जो हमारे पास होता है, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये आप कहाँ पे देखेंगे, जब हम सर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। आपने देखा होगा आपका जो डेबिट कार्ड होता है, वहाँ पे एक ना ब्लैक कलर की एक पट्टी होती है यहाँ पे, है ना। एक ब्लैक कलर की ऐसी पट्टी होती है। तो जो ये पट्टी होती है, ये कौन सी पट्टी होती है, ये वही पट्टी होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप। और जो डिवाइस जैसे आपका ATM मशीन है ना, वो भी समटाइम क्या करता है, अभी तो चलो आपके पास वो स्मार्ट वो बन गया है ना, स्मार्ट वगैरह आपके पास बन गया, स्मार्ट कार्ड वगैरह बन गया है। पर पहले क्या होता था, आपका जो ATM मशीन्स थी वो क्या करती थी, इस ब्लैक वाले हिस्से को वो रीड करती थी, स्कैन करती थी। तो जो
ऐसी डिवाइस है जो इस ब्लैक वाले हिस्से को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं, उसको वो रीड करती थी। उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। और ये हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेसिकली सर हमारे डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। और अगर वैसे नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन में, आप इसको कहाँ यूज़ करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर बैंकिंग भी नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे दे रखा होगा कि आप उसको रिटेल शॉप्स होती हैं वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। और अगर रिटेल शॉप भी नहीं दे रखा होगा ऑप्शन में, तो लास्ट ऑप्शन में दे रखा होगा पीओएस सिस्टम्स। ओके, और आपका आज के होमवर्क में यही यही दूंगा कि व्हाट आर द पीओएस सिस्टम। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बस आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस सिस्टम्स। कि पीओ सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं, अदरवाइज मैं नहीं पूछता, मैं आपको बता ही देता, बट हमने ये काफ़ी बार रीड किया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर के थ्रू हम क्या करते हैं, या फिर जो हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स होते हैं वो हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, तो उनमें से एक जगह आती है हमारे पास पीओएस सिस्टम्स। तो आप बताएंगे कि जो रिटेल शॉप्स होती हैं वहाँ पे पीओएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, बस एक छोटी सी फुल फॉर्म है। बाकी इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक टेप की मैंने बात कर ली, तो वैसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव का यूज़ करती है। अब रेडियो वेव्स के थ्रू क्या किया जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जो कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपकी दिख रही है वो वैलिड है कि नहीं है। तो वो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। तो जब आप रेडियो वेव का यूज़ करते हो तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वर्क करती है, या फिर कौन सा ऐसा प्लास्टिक टैग आप यहाँ पे लगाते हो, जो आप यहाँ पे छोटा सा देख रहे हो ना एक, तो यहाँ पे एक छोटा सा टैग लगाया जाता है, प्लास्टिक का टैग। तो इस टैग को क्या बोलते हैं, इसको हम RFID हम बोल देते हैं, RFID, है ना। RFID की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है, इसको बोलते हैं हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, से हमारा बन जाता है आइडेंटिफिकेशन। ये RFID आपने कहाँ पे देखा होगा, जब आपने टोल वगैरह अपना कटवाया होगा, या फिर आप गाड़ी में कभी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा फास्ट टैग। तो जब फास्ट टैग वगैरह देते हैं तो वहाँ पे भी कौन सी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, आपकी RFID ही वर्क करती है। आपको जो गाड़ी के ऊपर आपका फास्टैग होता है, उसको जो सामने आपके पास RFID मशीन्स होती हैं वो उसको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेती हैं। आपके स्कैन होने के साथ ही आपके बैंक से जितना भी टोल कटना होता है वो वहाँ पे उसको कट कर लेती है। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इनको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी धीरे धीरे कुछ और चीज़ें रहती हैं तो वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना। एक ही बार में हम सारी चीज़ें नहीं करेंगे। बाकी जो आपके पास लेटेस्ट आजकल की टेक्नोलॉजी है उसमें आप RFID का यूज़ करते हैं, और इससे भी अगर लेटेस्ट की बात करोगे तो वहाँ पे हम आजकल उसका यूज़ करते हैं, क्या नाम आता है उसका, NFC का यूज़ करते हैं, जिसको नियर फील्ड कम्युनिकेशन के नाम से हम जानते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, कि NFC मतलब RFID, NFC, जहाँ पे हमें मतलब ट्रांजैक्शन तो हम करते हैं, पेमेंट तो हम कटवाते हैं, पर वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट हम कटवाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट बनती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाइब्रिड कंप्यूटर यूजेस, फिल इन द ब्लैंक, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग मतलब सिस्टम। मतलब हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं, ये किसका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग डाटा में। जब हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म, या फिर किस टाइप की डाटा मतलब डील करते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं। तो जब हम कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास आती हैं। एक हम पढ़ लेते हैं जिसको हम बाइनरी कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जान देते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड कंप्यूटर आते हैं, हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स। देन हमारे पास कुछ सिस्टम आते हैं जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल प्लस, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल होता है प्लस जो हमारे पास एनालॉग होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा कौन सा सिस्टम बनता है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है हाइब्रिड कंप्यूटर का। अच्छा, आपने हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया है, पर हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, वो दोनों की फैसिलिटी यूज़ करता है, मतलब वो डिजिटल फैसिलिटी भी यूज़ करता है और एनालॉग फैसिलिटी भी वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल एक आपसे क्वेश्चन पुट करूँ, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है किसके अंदर, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर, जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है आपके डिजिटल डाटा को, जो आपका ऐसे होता है 010101 का जो डाटा होता है, इसको एनालॉग सिग्नल में, मतलब एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं या फिर किस कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपने याद रखना है, यहाँ पे सर हम मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है, नेटवर्किंग का भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होती है कि जो हमारे पास कंप्यूटर होता है,
कंप्यूटर में हम क्या करते हैं जो भी हमारा डिजिटल डाटा होता है, जो हमारे पास 0 0 0 1 0 ऐसे करके जो डाटा होता है, ये हमारा क्या है, डिजिटल डाटा है। कंप्यूटर हमें क्या देता है, डिजिटल डाटा देता है। तो कंप्यूटर का डिजिटल डाटा हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर हमारे पास एक सिग्नल आता है जिसको हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम हमारा ये वाला सिग्नल रखते हैं, ये वाला डाटा हम इसके ऊपर भेजते हैं। पर भेजने के वक्त हम क्या करते हैं, हम इस डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो डिजिटल डाटा हमारा जब कन्वर्ट किया जाता है किस में, एनालॉग डाटा में, तो इस टाइम पे हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम सर मॉडम का यूज़ करते हैं, या फिर मॉडम का एक स्टेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेशन वैसे बोलते हैं, बट डिवाइस हम ऐसे बात करें तो मॉड्यूलेटर आता है, जो क्या करता है, किसी भी डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एनालॉग डाटा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आपने चीज़ें समझनी होती हैं। बाकी पूछ लिया जाए कि कौन सा डिवाइस है जो ये काम करता है, तो वो हमारा मॉडम होता है। ये हमने नेटवर्किंग में भी पढ़ा हुआ है ना। मॉडम का काम ये होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, बट आई नो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं पहले पढ़ी होती हैं, पर धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, तो वैसे आपको ये सारी चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाती हैं। बाकी अगर मैं इससे उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर मान लेते हैं यही मैंने आपको क्वेश्चन किसी और तरीके से पुट कर दिया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताओ कि जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो हम आईसीयू वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना। आपने आपसे बोला हॉस्पिटल में हमारे पास आईसीयू वगैरह होते हैं, आईसीयू मॉनिटरिंग हम बोल देते हैं मेडिकल में। तो वहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, है ना, जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, वो तो एक्चुअल में ज़िंदा हैं, वो लाइव हैं, मतलब वो ज़िंदा हैं, तो उनके जो एक्चुअल जो पल्सेस होती हैं, अब जहाँ पे मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, तो किस टाइप के डाटा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सर हमारे पास एनालॉग डाटा होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ये पहले ही समझाई थी। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो सर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। वो क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को वो मेज़र करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं कि जैसे अभी आपकी पल्सेस आ रही हैं, आपकी दिल की धड़कन कितनी है, वो सारे क्या है, एक्चुअल में डाटा है, रियल डाटा है वो। तो रियल डाटा मतलब हम बात कर रहे हैं एनालॉग डाटा की। तो जो हमारे पास आईसीयू में मशीन्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे एनालॉग डाटा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, डिजिटल डाटा में। तो उस टाइम पे हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, ये भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर वहाँ पे हम ए टू डी या फिर एडीसी कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। एडीसी स्टैंड फॉर, एडीसी को हम बोल देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कि जो भी आपका एनालॉग डाटा आएगा इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें वैसी हैं जो आप रियल लाइफ में देखते हैं, बट आपने कभी अंडरस्टैंड नहीं की होती हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे एग्जांपल आते हैं जहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक जैसे आप मतलब गाना वगैरह सुनते हो, जैसे आप गाना वगैरह लगाते हो, प्ले करते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी कंप्यूटर का जो आउटपुट साउंड होता है उसको एनालॉग स्पीकर में कन्वर्ट करते हो, तो वहाँ पे आप डिजिटल टू एनालॉग में आप कन्वर्ट कर रहे होते हो। जैसे आपने मोबाइल में अपना गाना लगाया, तो आप क्या करते हो, मोबाइल के साथ आपने स्पीकर अपना अटैच कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, आप मोबाइल से गाना तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर चला रहे होते हो, पर आपको सुनाई कहाँ देता है, विद द हेल्प ऑफ स्पीकर आपको सुनाई देता है। तो जो स्पीकर से आपको सुनाई देता है, तो इस टाइम पे आप कौन सी प्रोसेस कर रहे होते हो, यहाँ से सर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम डैक के नाम से जानते हैं। कि हमारा जो डाटा था, कंप्यूटर में डाटा था डिजिटल, और पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किस में, एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो हमें सुनाई दे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डैक बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम इसको बोल देते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट वही पॉइंट हैं, काइंडली आप इनको नोट कर ले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप वीडियोस और टर्मिनल यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लस्टर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली अगर आपने एक सिस्टम डिज़ाइन या फिर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक क्लस्टर एक टर्म आती है। क्लस्टर का मतलब होता है आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो किसी भी मैग्नेटिक टेप का या फिर वीडियो टर्मिनल्स का या फिर डिस्क सेक्टर का, और आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो या फिर कैसे क्लस्टर करते हो कि वो हम उसको सेंट्रली मैनेज कर पाएँ। मतलब एक वहाँ पे मास्टर रहेगा, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, कंट्रोलर रहेंगे, ताकि जो लोड वगैरह है वो बैलेंस हम कर पाएँ। ऐसे समझ लो कि एक हमारे पास सेंट्रलाइज़्ड बंदा होगा, वो क्या करेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा, है ना। और मैनेज क्या-क्या करेगा, जो हमारे पास अलग-अलग डिस्क के सेक्टर्स हैं, वो ये मैनेज करेगा। इसके अलावा हमारे पास जो
मैग्नेटिक टेप्स वगैरह हैं, या फिर और हमारे पास मैग्नेटिक टर्मिनल्स हैं, इन सभी को मैनेज करने का काम एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन करता है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस टाइप के जो मैकेनिज्म है इसको बोला जाता है हमारे पास क्लस्टरिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लस्टर आपका राइट आंसर बन जाएगा। और ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, जब आप सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तब ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तब कोई बात नहीं। सिस्टम आर्किटेक्चर में एक टर्म आती है क्लस्टर की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं किसका, मैग्नेटिक टेप का, वीडियोस का, टर्मिनल्स का, अंडर अ कंट्रोल ऑफ वन मास्टर। और वो वन मास्टर कौन सा होता है, क्लस्टर हमारे पास होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्लस्टर क्या होता है। अगर मैं सिंपल आपको टर्म पूछूं कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर क्लस्टर, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा ग्रुप होता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का, जो मतलब इकट्ठा होकर काम करते हैं एक सिस्टम के अंदर। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस मैंने आपको एक टर्म पूछी जो इसी से मिलती जुलती है, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर क्लस्टर। अब कंप्यूटर्स का क्लस्टर क्या होगा, यहाँ पे तो आपने देख लिया, यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास सर अलग अलग ग्रुपिंग ऑफ, हम जो अलग अलग हमारे पास मटेरियल है, या फिर अलग हमारे पास टेप्स हैं, या फिर अलग अलग हमारे पास डिस्क हैं, उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल यूज़र। और उस सिंगल यूज़र को हम क्लस्टर बोलते हैं। मतलब इसी जगह से हम क्या करेंगे, हमारे डिस्क के सेक्टर्स हैं उनको मैनेज करेंगे, मैग्नेटिक हमारी मेमोरी है उनको हम कंट्रोल करेंगे, जो हमारी वीडियो वगैरह होती है उसको हम कंट्रोल करेंगे। मतलब सारा कंट्रोलिंग का पावर हमने इसको दे दिया है, तो उसको क्लस्टर हम बोल देते हैं। तो मैं ही सिंपल बोलूँ कि कंप्यूटर क्लस्टर क्या होगा, तो कंप्यूटर क्लस्टर आप ऐसे बोल सकते हैं, सर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, ये सर ये भी क्या होगा, सर एक ग्रुप भी होगा। जब भी क्लस्टर की बात की जाएगी तो मतलब ग्रुप, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी क्या है, ये भी अलग अलग ही है ना। डिस्क सेक्टर भी अपना अलग भूमिका निभा रहा है, मैग्नेटिक टेप भी अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको और बताया कि मेरे पास वीडियो टर्मिनल्स होते हैं, तो वो भी अपनी एक अलग भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हैं, पर इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, एक सेंट्रलाइज पर्सन कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम क्लस्टर का नाम देते हैं। तो वही आएगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर। पर वो क्या करते हैं, काम इकट्ठा करते हैं, वर्किंग टुगेदर। पर कैसे वो काम करते हैं सर, वो एज एन सिंगल सिस्टम की तरह वो काम करते हैं। सिस्टम नहीं लिखना होगा तो सिंगल कंप्यूटर भी आप लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप उसको वैसे लिख सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम कंप्यूटर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सबसे छोटी लॉजिकल यूनिट होती है किसी भी स्टोरेज स्पेस में, हमारे चाहे हार्ड डिस्क है, चाहे हमारे पास हमारा क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, या फिर मतलब आपकी जो अलग अलग मेमोरीज होती हैं, तो उनमें जो सबसे छोटा हमारे पास लॉजिकल यूनिट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको भी क्लस्टर हम बोल देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लस्टर से पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें अलग अलग टर्म्स की वे में पूछी जाती हैं। तो ये भी आप ऐसे नोट कर लेना कि जब आप बात कर लेते हो किसी भी स्टोरेज स्पेस की, स्टोरेज स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में जब आप क्लस्टर के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किस चीज़ की, हमारे पास स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट, आप यूनिट या फिर स्पेस ले सकते हो, स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट कहाँ की, हमारी स्टोरेज स्पेस की। और ये कहाँ पे होती है, मोस्टली हमारे पास, या तो हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर कोई भी हमारे पास जो मेमोरी होती है जो हमने जो एलोकेट की जाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव है SSD एलोकेटेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, अगर ये पूरा का पूरा अगर मैं कंबाइन करूँ, इस पूरे को कंबाइन करके मेरा एक राइट आंसर क्या बनेगा, एक राइट आंसर हमारा बन जाएगा क्लस्टर। तो आप इसको फिर से रीड करो कि हमारे पास एक सबसे छोटी या फिर सबसे लॉजिकल स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट होती है जो हार्ड डिस्क और SSD मतलब एलोकेट की जाती है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, किसी ना किसी स्टोरेज स्पेस के ऊपर। और स्टोरेज स्पेस क्या है, हमारा हार्ड डिस्क या फिर SSD। तो उस टाइप का जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। बाकी इसके अलावा हमारे पास सरेंडर के बारे में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क जो हमारे पास होती हैं उसमें जो आइडेंटिकल ट्रैक्स होते हैं या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको हम सरेंडर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। बाकी एक सिंगल सर्कुलर पाथ होता है सरफेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम ट्रैक के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप नोट कर लेना।
है ना। तो अगर आपको डायग्राम के थ्रू में बताना है तो यहाँ पे आप ऐसे करके नोट कर सकते हैं इसको। जब मैं सिलेंडर की बात करता हूँ तो आप इसको ऐसे नोट करेंगे कॉपी में कि आपको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपके हार्ड डिस्क होती है, कुछ आप ऐसी होती है। और ये क्या आपके पास, ये आपके पास अलग अलग आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क नंबर 0, ये आपके पास मैग्नेटिक डिस्क नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 से काउंटिंग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर होता है वो हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक डिस्क नंबर 3। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि जब आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, ये क्या आपका सारा का सारा, ये सर हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो क्वेश्चन पुट कर दूँ मैं सिंपल, अ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ, अलाइनमेंट सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्रैक। मतलब एक जैसे ही ट्रैक होंगे कि ये भी एक जैसा ही है, इसकी लेंथ भी उतनी है, चौड़ाई ऊंचाई उतनी है, इसकी भी उतनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्रैक। और कहाँ पे, ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क। ये पूरी की पूरी हमारी क्या बन जाती है, हमारी पूरी की पूरी मैग्नेटिक डिस्क हमारी बन जाती है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सिलेंडर बोल देते हैं। बस ये याद रखना है, ये टर्म काफ़ी बार पूछी जाती है कि व्हाट इज़ सिलेंडर। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे साथ मैग्नेटिक मेमोरीज होती हैं उसमें जो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, हमारे पास एक ही जैसे डिस्क या फिर एक ही जैसे ट्रैक का, उसको सिलेंडर के नाम से हम जानते हैं। जबकि एक और पूछा आता है कि व्हाट इज़ ट्रैक। तो ट्रैक का मतलब ऐसे समझ लो, मैंने यहाँ से एक प्लेट उठाई, इस प्लेट को मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया। अब जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हो, ये क्या पूरा पूरा एक ट्रैक है। मैं इसको येलो से कर दूँ तो ये क्या है बीच में, ये बीच में आपको पूरा सा रास्ता दिख रहा है, तो ये रास्ता क्या बन जाता है आपके पास, ये पूरा पूरा रास्ता आपका बन जाता है ट्रैक। तो ट्रैक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास सिंगल सर्कुलर रास्ता होता है या फिर पाथ होता है किसी भी मैग्नेटिक डिस्क के सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर आपको जो ये आपको एक रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते को क्या बोला जाता है, इस रास्ते को ट्रैक बोला जाता है। तो नोट करना होगा तो आप इसको ऐसे नोट कर लेना कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल या फिर सिंगुलर कर लेना है ना, सिंगुलर सर्कुलर पाथ होता है। और कहाँ पे होता है हमारे पास, सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ किसका, ये कौन सा सरफेस है, हमने कहाँ से उठाया, ये हमने यहाँ से उठाया। तो ये हमारे पास सरफेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रैक। ये भी पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, अगर आप पढ़ना ही होगा तो इसके अलावा हम ट्रैक को अगर तोड़ दें बीच से, ठीक है, तो अगर हम ट्रैक को तोड़ दें तो जो ये एक एक हिस्सा बनता है, एक छोटा सा हिस्सा बनता है, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, इस हिस्से को हम बोल देते हैं सेक्टर। ओके, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज सेक्टर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ट्रैक को मतलब फर्दर और छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेक्टर बोलेंगे। अब ये चीज़ एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि जो आपका सेक्टर होता है वो कितने बाइट का होता है। तो बस आप इसको ऐसे नोट कर लेना कि जो हमारा पास एक सेक्टर होता है वो हमारा कितनी बाइट स्टोर करता है, 512 बाइट्स ऑफ डाटा को वो क्या करता है, स्टोर करता है। आई नो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, बट ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि बेसिक आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड ऑन करनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, हर एक टॉपिक में किस टाइप की क्वेश्चन है जो एग्जाम में पुट कर सकता है। क्योंकि ज़्यादा टफ सिलेबस आपको दिया नहीं है, पर जब इन डेप्थ अगर किसी को डालना होता है तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर वहाँ पे पुट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनी डिवाइस दैट परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जेशन। मतलब क्या किया जाता है, सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडेम का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मॉडेम क्या करता है, ये आपका डिजिटल डाटा आता है, 0101 का आपका डाटा आता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एनालॉग डाटा में, है ना। इसको इसने कन्वर्ट कर दिया एनालॉग डाटा में। इस पूरे के पूरे स्टेप को क्या बोला जाता है, इस पूरे के पूरे स्टेप को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। देन क्या होता है, जब ये एनालॉग सिग्नल आगे रिसीवर के पास पहुंचता है, जब ये रिसीवर के पास पहुंचता है एनालॉग सिग्नल, उसके बाद ये कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, फिर से बाइनरी में, 01001। ओके, तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है कि जहाँ पे आपका एनालॉग डाटा फिर से बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन।
दो टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमारा मॉडेम परफॉर्म करता है। एक हमारे पास मॉड्यूलेशन होती है, जिसमें हमारे पास जो डिजिटल डाटा होता है इसको हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और हम आगे भेज देते हैं यूज़र के पास। जबकि हमारा एक दूसरा स्टेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल हमारे पास पहुंचता है इसको हम फर्दर किस में तोड़ देते हैं, फिर फर्दर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है, हम मॉडेम की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। बाकी देखो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब मॉडेम के बारे में पूछी जाती हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के मॉडेम्स होते हैं। जैसे डीएसएल मॉडेम के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल मॉडेम। मैं बात कर लेता हूँ डीएसएल। तो डीएसएल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको बोलते हैं हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने लिख लिए हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हम बोल देते हैं कौन से मॉडेम को, डीएसएल मॉडेम को। एक हमारे पास दूसरा आता है जिसको हम एडीएसएल मॉडेम हम बोल देते हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब डीएसएल इम्पोर्टेंट है, एडीएसएल हमारे पास मॉडल जो होता है वो इम्पोर्टेंट है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना, ए सिंक्रोनस, बाकी तो डीएसएल ही आ जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइट एंड डार्क मार्क विच मे बी ऑप्टिकली रीड इज नोन एज। बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोड होता है जो आपको लाइट और आप उसको क्या करते हो, डार्क मार्क करते हो, और उसको बाद में क्या किया जाता है, रीड किया जाता है विद द मशीन ऑफ बार कोड, है ना। मतलब किसकी आप बात कर रहे हो, जो आपका लाइट और ये होता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर बार कोड की हम बात कर रहे हैं। तो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, फिर कुछ ऐसे कीवर्ड आते हैं जिससे आपको राइट आंसर पहले ही पता लग जाता है। जब भी बात की जाए लाइट एंड डार्क मार्क, तो सिंपल राइट आंसर होगा उसका बार कोड। तो ऐसे करके चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई हैं, पर इन ऐसा नहीं होता है कि आपने हर बार जो चीज़ें होती हैं जो मतलब ऐसे ही पूछी जाएँ। कई बार ये पूछा जाता है कि एक आपके स्क्वायर के वे में, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मुझे आपसे थोड़ा टिपिकल वे में पूछना है, थोड़ा घुमा के मुझे अगर क्वेश्चन आपसे पूछना है, तो मैं ये क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ कि आपके पास एक स्क्वायर होता है, एक आपके पास क्या है, स्क्वायर है, पर ये स्क्वायर कैसा है, ये स्क्वायर आपका टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है आपके पास। एक आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर तो है, बट वो कैसा है, वो आपका टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है ना, या फिर टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बार कोड के फॉर्मेट में है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर हमने तो ऐसी कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, पर आप इसको डेली यूज़ करते हो। किसको यूज़ करते हो आप, क्यूआर कोड को। तो क्यूआर कोड को अभी ध्यान से देखना, आपका क्यूआर कोड ऐसे होता है, स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में होता है, और वो क्या होता है हमारे पास, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बार कोड के वे में हमारे पास होता है। जब आप क्यूआर कोड ध्यान से देखते हो ना, तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे कितने आपके पास सिंबल होते हैं, 3 यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। उसने ये क्वेश्चन पुट कर दिया कि जो आपके पास बार कोड होता है उसमें कितने आपके छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, तो 3 होते हैं। एक यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है। इससे क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि आपका आपने जो स्कैन करना है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक मार्किंग होती है, तो मार्किंग की तरह ये काम करते हैं 3-3 बॉक्सेस। ये भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो देखो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे हम यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, पर हम उनको इतना लाइटली लेते हैं, और बाद में जब कई बार वही चीज़ एग्ज़ाम क्वेश्चन में आ जाती है तो हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ऐसे कॉपी पे नोट करके लिख लेना। देखो क्वेश्चन तो वही था, पर जब एक लैंग्वेज हम चेंज कर देते हैं, पूछने का तरीका हम बदल देते हैं, तब आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप डेली लाइफ की और बात कर लेते हो, और आप कहाँ पे देखते हो बार कोड वगैरह, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, एनसीईआरटी में भी आजकल ये चीज़ें आ गई हैं। एनसीईआरटी भी अगर आपने ओपन की होगी कभी, तो वहाँ पे भी आजकल तो मतलब लेक्चर वगैरह के लिए भी यहाँ पे क्यूआर कोड उन्होंने लगा दिया होता है चैप्टर के साथ ही, तो वहाँ पे भी आप उसको स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आपने कभी अपनी बुक वगैरह पब्लिश की होगी, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास IBSN फॉर्मेट होता है ना, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारे पास मतलब IBSN जो फॉर्मेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ओके, तो ये हम क्या बोलते हैं, ISBN नंबर हम इसको बोल देते हैं। तो जो हमारे पास ISBN नंबर होता है, ये भी क्या होता है हमारे पास 13, मतलब ऐसे बोलते हैं इसको, इन 13 बार कोड होता है हमारे पास।
ठीक है। EN13 इसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड हम इसको बोल देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो वो आपके जो बुक्स होती हैं उसमें बार कोड कुछ इस टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है वहाँ पे वो, ये इतना इतना बड़ा वो क्या होता है, बार कोड होता है वो। जो इस टाइप के बार कोड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ISBN होता है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बुक्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, यूज़ करते हैं। पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है इसके मिलते जुलते, तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर मुझे आपको होमवर्क देना है तो मैं आपको छोटे छोटे एक होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क नंबर आपका फर्स्ट रहेगा, आप मुझे बताएंगे, जब आप PHP लैंग्वेज आपने चलो सभी ने पढ़ी ली है मैक्सिमम, तो आप बताएंगे कि PHP में हमारे जो एरेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि HTML लैंग्वेज में जो हमारे पास H5 टैग है हमारा, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसकी मतलब ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है उसकी। और ये हाइट आप मुझे बताएंगे, एक तो आप मुझे बताएंगे पिक्सल की वे में, और सेकंड आप मुझे बताएंगे इसको चलो आप पिक्सल की वे में बताओ अभी ना, बाकी नहीं होगा तो हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी, है ना। आई नो आपने कोई चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो आपके लिए सिंपल सा होमवर्क रहेगा एक, PHP में एरे कितने टाइप्स के होते हैं, और HTML जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग हेडिंग्स आती हैं, उसमें से हमारा एक टैग आता है H5 टैग, उसकी जो हाइट है वो पिक्सल में कितनी होती है ना, 32 पिक्सल होती है, 16 पिक्सल होती है ना। और ये आप नीचे कमेंट करेंगे। दो चीज़ें हैं, ये दोनों आपके लिए सिंपल से होमवर्क है। इसको आप सर्च करो, इसको आप रीड करो, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन सर्च करते हो तो इससे मिलते जुलते आप 2-3 क्वेश्चन वैसे ही सर्च कर लेते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका जो नॉलेज बेस होता है वो बढ़ जाता है। तो ये आपका सिंपल सा एक होमवर्क रहेगा आज के लिए। तो इसको आपने क्या करना है, नीचे मुझे कमेंट करके राइट आंसर बताने हैं। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है आपके मन में, क्वेरी रहती है, तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।